कक्षा 9वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि, जो शरद जोशी द्वारा लिखा गया है। अतिथि तुम कब जाओगे। इस पाठ के अंदर 3 प्रमुख पात्र ही रहेंगे। प्रमुख पात्र में सबसे पहले तो एक तो जो अतिथि जिसके घर गया है वो पति और पत्नी का जोड़ा है, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति यहाँ पे अतिथि खुद है। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी की शुरुआत होती है कि 4 दिन हो चुके, एक अतिथि जो है घर आ चुका है, मतलब पति पत्नी के घर में एक अतिथि आ चुका है। अब एक छोटा सा परिवार इस घर के अंदर रहता है, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ सेविंग्स वगैरह करते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली किसी तरीके से अपने घर का गुजारा करती है। और मेहमानों को हम बिल्कुल देवता समान समझते हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव ये कहावत कही जाती है। तो ऐसे ही जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी बहुत खातिर करते हैं। तो ये पति पत्नी भी सोचते हैं कि अतिथि है, मतलब मेहमान का अर्थ क्या होता है कि मेहमान आए, अपना रुके, खाए पिए और चला जाए, ठीक है। एक से दूसरे दिन में अतिथि को घर से चले जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या होता है 4 दिन हो चुके और अतिथि घर से नहीं गया। अब हम आओ भगत में बहुत ज़्यादा खर्चा कर जाते हैं, ठीक है। उसकी आओ भगत के लिए हमारी जितना बजट नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा बजट में हम उसका खर्चा कर देते ताकि अतिथि जो है हमारे घर से खुश होकर जाए। परंतु यहाँ अतिथि जो है वो बेशरम हो चुका है, वो 4 दिन उसको यहाँ पे हो चुके हैं। हर तरीके की पति पत्नी उससे जो है, पति जो है वो उससे बातें कर चुका है अतिथि से, परंतु अतिथि जो है वो ऐसा टिक गया है यहाँ पर आकर कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा। अब पत्नी जब पहले दिन आया अतिथि घर पे तो पत्नी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, ठीक है। बहुत अच्छा खाना उसको खिलाया, जबकि ऐसा खाना एक मिडिल क्लास फैमिली जो है इस खाने को अफोर्ड नहीं कर पाती कि रेगुलर वो जो है उस खाने को खाए। परंतु यहाँ पे क्योंकि अतिथि आया था इनके घर में तो उसने बड़ी आवभगत करी उसकी, ठीक है। अब आवभगत करने के बाद क्या होता है कि जब 1 से 2 दिन हो गए, 2 से 3 दिन और 4 दिन, अब 4 दिन भी हो चुके, तो फिर अब पत्नी जो है हार जाती है और अब वो कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गई इसकी आवभगत, अब तो मेरा बटुआ भी कांपा जा रहा है। मतलब उसके पास अब पैसे की भी कमी होने लगी है क्योंकि उन्होंने अतिथि पर इतना खर्चा कर दिया, उसको इतना घुमाया फिराया, इतना खिलाया, मतलब एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज़ उन्होंने बहुत ही तरीके से सलीके से उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। अब जो है उसके खर्चा भी ज़्यादा हो गया और पत्नी भी आखिर कितना काम करेगी, रोज़ थोड़ी ना कोई भी पत्नी इतना काम कर सकती है कि अतिथि की सेवा चाकरी में ही लगी रहेगी, लोगों के लिए अपना काम भी भारी हो जाता है। तो अब अतिथि को भगाने के चक्कर में अब जो है पति पत्नी किसी तरीके का कुछ अब ऐसा करने लगते हैं कि अतिथि जो है स्वयं यहाँ से चला जाए, ठीक है। अब अतिथि जो चौथे दिन भी जो है अपने कपड़े निकाल के कहता है कि भाई मेरे कपड़े तो जो है ड्राई क्लीन करवा दो। अब पति पत्नी जो है एक दूसरे की शक्ल देख के रह जाते हैं कि अरे अब 4 दिन हो गए, अभी भी इसको यहीं रुकना है, मतलब ड्राई क्लीन करवाने हैं इसको कपड़े, तो अभी भी ये यहीं पे रुकना चाह रहा है। फिर जो है पत्नी कह देती है कि भाई अब खाने का तो बहुत हो गया, अब जो है मैं अब इसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा खाना नहीं बना सकती और वैसे भी अब हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो गया, तो अब वो खिचड़ी उसके आगे प्रस्तुत करती है खाने के लिए। और पत्नी जो है पति को बोल भी देती है कि अब तो भाई बहुत दिन हो चुके हैं और अब अगर आपको इसको कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से चले जाए। तो मतलब एक छोटे से परिवार के ऊपर अगर बिन बुलाया मेहमान आ जाता है तो वो किस तरह से आपके घर का सुकून और चैन छीन लेता है, यही सब इस कहानी के माध्यम से बताया गया। और सबसे प्रमुख बात इस पाठ की यही है कि अतिथि का अर्थ केवल इतना ही होता है कि अतिथि एक दिन आए और दूसरे दिन अपने घर को रवाना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी के घर का सुख चैन वो ले ले और इतने दिनों तक जो है रहे, क्योंकि अतिथि का जो महत्व होता है, जो सत्कार होता है, उसका जो मान होता है, वो ज़्यादा दिन तक अगर किसी के घर में रहता है तो वो सारी चीज़ें जो है हट जाती है और लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। और अगली बार अगर ये अतिथि आ जाएगा तो पति पत्नी जो है उसको मुँह पे भी मना कर देंगे ऐसे अतिथि को। तो और क्या कर सकते हैं कि मतलब उसका जो एक मान था, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, वो सारी की सारी खत्म होकर उसका अब जो है उतना सत्कार ये लोग नहीं करेंगे। वाचन सहित व्याख्यान कर लेते हैं अब इस पाठ का। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। अर्थात ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई होगी, पति के द्वारा, ठीक है। कि 4 दिन हो चुके हैं तुम्हारे तुम्हें यहाँ पर आए हुए और अब बार बार मेरे मन में जो है एक ख्याल जो है उमड़ रहा है। अब वो ख्याल क्या है, तुम कब जाओगे अतिथि। अर्थात वो अब यही मतलब टेंशन में बैठा है ये पति जो है कि भाई अब तो चले जाओ अतिथि, तुम आखिर जाओगे कब, अब तो 4 दिन हो गए हैं मुझे तुम्हारी चाकरी करते हुए। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। अब वो कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पे, अभी हो सकता है जो अतिथि है जिस समय जो है लेखक के या पति के मन में ये विचार चल रहा है, तो वो क्या कह रहा है मन के अंदर, उसी के सामने जो है अतिथि बैठा है और वो क्या है निसंकोच, मतलब बिना किसी चिंता के वो वहाँ पर बैठा है और क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगरेट का धुआं फेंक रहा हो बिना किसी चिंता के। अब चिंता में तो पति पत्नी बैठे ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अतिथि है वो निसंकोच बैठा है।
धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर रखा है। वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे सामने ही बिल्कुल कैलेंडर रखा है, मतलब जलील करने का यहाँ पे कोई तरीका वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो उसको बता रहे हैं कि देख तेरे सामने ही कैलेंडर रखा है और तुझे दिख नहीं रहा कि 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नर्मता से फड़फड़ाती रहती है, अर्थात नर्मता से एक दिन बाद रोज इसकी तारीख जो है बदलती जा रही है, ठीक है, परंतु तुम्हें दिख नहीं रही क्या? विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूँ, अर्थात अब जो है 2 दिन से, मतलब 2 दिन बाद से ही पति पत्नी परेशान होने लगे थे, और अब जो है पति क्या है, पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा है, जानबूझ के उसी अतिथि के सामने जो है कैलेंडर से तारीख बदल रहा है कि देखो तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए। मतलब मुंह से तो बोल नहीं रहे हैं, पर हम अपनी हरकतों से तुम्हें दिखाने की कोशिश करें कि अब तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, ठीक है। इसलिए जो है पति तारीखों को बदल रहा है, उसको दिखाता हुआ। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, अर्थात व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पे जो है पति बताता है या लेखक कहते हैं कि भाई अब देखो तुमको गिनती आती है या नहीं आती, तुम्हारे सामने मतलब कैलेंडर लगा हुआ है, तो देखो आज ये तुम्हारा यहाँ पे जो है चौथा दिन है, चौथा दिन है तुम्हारा यहाँ पर, और तुम्हारा सतत आतिथ्य, मैंने तुम्हारा बहुत सत्कार कर लिया है, अतिथि बने हो तुम यहाँ पर, तो मैंने तुम्हारी बहुत चाकरी कर ली है, और भारी दिन है, मतलब चौथा भारी दिन। किसी से हमारे घर कोई 1-2 घंटे के लिए भी आ जाए तो हमारे लिए बड़ी आफत सी आ जाती है, यहाँ तो चौथा दिन है, तो वो कह रहा है कि भाई चौथा भारी दिन है मेरे लिए ये, तुम अब जाओ यहाँ से, मैंने 4 दिन तुम्हारा बहुत सत्कार कर लिया, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। अर्थात अब लेखक बताते हैं कि भाई तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत ही नहीं, मतलब तुम जाने का तो नाम ही ले रहे हो, जाने की कोई बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा कि तुम अभी यहाँ से जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। अर्थात अब वो बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट भी इतनी बड़ी यात्रा पर नहीं जाता, इतनी बड़ी यात्रा और जो तुम जो है इतनी छोटी सी यात्रा कर आए हो और मेरे घर में आके बस गए हो, और उसके लिए 4 दिन से तुम्हारा आराम ही पूरा नहीं हो रहा, तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट की बात भी यहाँ पे व्यंग्यपूर्ण शैली में की गई है कि एस्ट्रोनॉट भी जो है इतने समय तक चांद पर नहीं रुकते, परंतु तुम तो मेरे घर आके इतने दिन रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हैं। भारी चरण कमलों, ठीक है। अब यहाँ पे जो भारी चरण कमलों लिखा गया है, यहाँ पे वो अतिथि सत्कार करके उसको भार व्यक्त किया गया है कि भाई तुम्हारा इतना हमने अतिथि सत्कार कर लिया, अब तुम हमारे पे बोझ हो चुके हो, भारी हो चुके हो, तो तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो मेरे लिए भारी हो चुके हैं, भारी भरकम हो चुके हैं, अर्थात वो इतना खर्चा कर चुके हैं, एक मेंटल पीस जो आपको एक अपने घर में मिलता है वो ये खो चुके हैं पति पत्नी, ठीक है, कि छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। अंतरंग निजी संबंध, निजी तो आपको पता है कि बिल्कुल अपना, ठीक है। अब इतने दिन अगर कोई आपके घर में रह जाता है तो क्या होता है, अब इतने दिन तुम मेरे घर में रह चुके हो तो मेरा तुमसे निजी संबंध बन चुका है, अब तुम मेरे बिल्कुल अपने बन चुके हैं। अंतरंग संबंध अर्थात बहुत ज़्यादा एक गहरा करीबी रिश्ता जो है तुम्हारा मुझसे बन चुका है। अब कैसे भी बन चुका है, क्योंकि 4 दिन अगर कोई आपके घर में रह लेता है तो आपके घर की सारी जानकारी उसे पता हो जाती है, वो आपके घर की हर एक चीज़ के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जान जाता है। तो इसलिए बताते हैं वो कि भाई अब 3-4 दिनों में क्या हुआ है कि तुम मेरे बहुत करीबी बन चुके हो, क्योंकि पति ने, जो लड़का आदमी था वहाँ पे उस घर में, उसने और अतिथि ने बहुत सारी बैठकर बातें कर ली हैं, ठीक है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली, अर्थात तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की, अब आर्थिक सीमा, किसी के घर की आर्थिक सीमा क्या है, वो कितना खर्चा करते हैं, क्या है, ये सब चीज़ें तो किसी को नहीं पता होती, पर कोई घर में अगर इतने दिन रह लेगा तो आपके घर की जो बेजनी चट्टान देख ली, अर्थात वो बता रहा है कि भाई तुमने मेरे घर की कमजोरी, मेरी आर्थिक सीमाएं जो थी, तुमने वो सारी की सारी देख ली हैं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति को तुम अब जान चुके हो, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, मुहावरा है, अर्थात तुम मेरे बारे में सब कुछ ही जान चुके हो अब इन 4 दिनों में, अब तुम लौट जाओ अतिथि। अर्थात हमारा क्या होता है
कि मिडिल क्लास फैमिली में लोग अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने ये खरीदा, ये करा, परंतु आर्थिक स्थिति तो सभी की कहीं ना कहीं खराब होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बताता है कि भाई दिखावा भी, दिखावे में आके एक ऊंचा बढ़ के तो मैंने तुम्हारा सत्कार बहुत कर लिया, परंतु अब तो तुम मेरी भाई मिट्टी खोद रहे हो, अब तुम मेरा जुगाड़ देख रहे हो, अब तुम मेरे जो आर्थिक स्थिति को जो तुम समझ चुके हो, मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरी सारी एक चीज़ तुम अब जान चुके हो, तो अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं जानता कि तुम, मैं नहीं चाहता कि अब तुम और मेरे बारे में जानो, तो इसलिए अब तुम जो है अतिथि लौट जाओ यहाँ से। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, अर्थात अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारा हाई टाइम आ चुका, अब तुम यहाँ से चली जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, क्या तुम्हें तुम्हारा घर नहीं पुकारता, अर्थात तुम्हें तुम्हारी धरती, तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती। वो प्रश्न कर रहे हैं उससे कि जाओ भाई, क्या तुम्हारा घर तुम्हें याद नहीं करता, अब यहाँ पे और कितने दिन तुम्हें बसना है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आकांक्षा से धड़क उठा था, अर्थात जिस दिन अतिथि यहाँ पर इस घर में आया था। ठीक है, उस समय लेखक क्या बताते हैं, जो पति था वो क्या करता है, अज्ञात, अज्ञात आकांक्षा, अज्ञात का अर्थ होगा जिसके बारे में पता ना हो, अर्थात लेखक को नहीं पता कि अतिथि आने वाला है, ये इस अज्ञात मतलब जो चीज़ पता नहीं है उसके बारे में पता चला। ठीक है, आकांक्षा का अर्थ है संदेह, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे घर में जो है एक अतिथि आने वाला है और तुम अचानक से आ गए। ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया, अर्थात अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे घर में अतिथि आएगा तो फिर मुझे सत्कार करना पड़ेगा, और सत्कार में भाई पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, चाहे मैं उसे घर में खिलाऊं, चाहे मैं उसे बाहर खिलाऊं, चाहे मैं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाऊं, तो मेरा बटवा तो जो है कांपेगा, अर्थात मुझे उस पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वे उस खर्चे की बात कर रहे हैं कि भाई मेरा बटवा कांप चुका, कांप गया था, मतलब उसे देखते ही अतिथि अचानक से घर आ गया और मेरा बटवा कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हें गले मिला था। अब वो बताते हैं कि भाई पहले चौथे दिन 4 दिन पहले जब तुम मेरे घर आए थे, पहले तो मेरा बटवा कप आया। ठीक है, परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो घर में गेस्ट आया है, मेरे घर में मेहमान आया है, तो मैंने फिर भी तुम्हारा जो है स्नेह से, बड़े ही प्यार से, स्नेह भीगी मुस्कुराहट से, बड़े मुस्कान से मैंने तुम्हारा स्वागत किया और तुम्हें गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। ठीक है, अर्थात उसकी पत्नी ने भी उसको नमस्ते किया। ठीक है, अतिथि को बड़े ही सत्कार से उसका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। अब देखो, रात का भोजन कहा गया हिंदी भाषा में। ठीक है, डिनर कहा गया किसमें, जो है अंग्रेजी भाषा में। अब यहाँ पे भोजन और डिनर में, रात के भोजन और डिनर में क्या फ़र्क बताया गया है कि भाई जो रात का भोजन है वो हमारा सादा खाना हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सादा खाना, और जो डिनर है वो डिनर क्या है, हमारा पैसे खर्च किया हुआ, मतलब अत्यधिक अच्छा खाना जिसमें सलाद, रायता वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और वैसे अगर हमारे घर में रोज़ खाना बनेगा तो सादा खाना भी बन जाएगा, हमने दाल रोटी दाल चावल भी खा लिए तो भी चलेगा, परंतु क्योंकि मेरे घर में क्यों है, मेहमान आया है, इसलिए हम जो है थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो मेहमान है और हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन का मेहमान है, अगले दिन चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक दिन हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा। मेहमान को हमने इनवाइट नहीं किया है, हमने कोई तैयार नहीं करेगी, परंतु फिर भी हमें ये सब करना पड़ेगा। तो रात के भोजन और डिनर को इसलिए अलग अलग बताया गया, क्योंकि डिनर का मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि भाई आपने थोड़े अच्छे पकवान बनाए हैं, और रात का भोजन जो हम नॉर्मली वैसे किया करते थे तो वो हमारा सादा भोजन होता था, जिसमें सब्जियां जो है, रायते वगैरह की कोई जगह नहीं होती थी। ठीक है, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। देखो, रोज़ तो घर में मीठा नहीं बनता, किसी तीज त्योहार वाले दिन ही मीठा बनता है, या कोई गेस्ट आ गया तब मीठा बनाओगे या मीठा बाजार से मंगवाओगे, खर्चा दोनों में ही होता है। तो बताता है कि तुम्हें स्मरण होगा कि जिस दिन तुम आए थे उस दिन हमने 2 सब्जियां बनाई थी। भाई हम तो सुबह की रखी सब्जी भी रात को खा जाते अगर हमारे अपने घर की बात होती तो, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे वो क्या बताते हैं, वो प्रमुखता बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई तुम आए थे तो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। तो वो बताते हैं कि पहले दिन तो मैंने तुम्हें 2 सब्जियां भी खिलाई थी, रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, इतना तो हम नहीं खाते, परंतु हमने तुम्हारे लिए किया ये सब। ठीक है, इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। अब ये सारा उत्साह से उसने ये काम किया था ना, उसने उसको डिनर कराया, ठीक है, महंगे वाला डिनर, जिसमें उसने 2 सब्जियां खिलाई, रायता भी खिलाया और मीठा भी खिलाया। ठीक है, अब इसमें उसका उत्साह था। ठीक है, किसका उत्साह? पति पत्नी का उत्साह कि भाई मेरे घर गेस्ट आया, मुझे इसकी बड़ी चाकरी करनी है। ठीक है, और लगन
लगन के मूल में, मतलब उनसे जो उसने लगन मेल मिलाप किया उसके मूल में एक आशा थी। अर्थात क्या आशा थी? पति पत्नी ने जो इतना सत्कार किया उसके पीछे क्या आशा थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल में एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। अर्थात पति पत्नी ने क्या उम्मीद लगा रखी थी कि अगर हम अतिथि की इतनी चाकरी करेंगे, उसको इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो क्या होगा कि मेहमान नवाजी, शानदार मेहमान नवाजी की छाप, अर्थात हमारा नाम होगा कि अतिथि को हमने इतना अच्छे से खिलाया पिलाया, वो सब जगह जाके हमारा नाम करेगा। ठीक है, कि हमने जो है उसका बहुत अच्छा सत्कार किया। तो ऐसी छाप लेकर तुम जो है क्या करोगे, दूसरे ही दिन, मतलब जिस दिन वो आया है उसके एक दिन तो हमने तुम्हें डिनर कर दिया, उसके दूसरे ही दिन तुम जो है रेल में बैठकर हमारी मेहमान नवाजी की छाप अपने मन में जो है हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। ऐसा हमने सोचा था। मतलब मेरे को क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी जो है पति पत्नी को कि भाई ये आज हमारे सत्कार को लेके जाएंगे और समाज में जाके जो है हमारी कहीं ना कहीं बड़ाई करेंगे कि भाई मेहमान नवाजी तो उसके घर हुई थी। पर तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह, मतलब जब कोई जाता है तो हम कहते हैं ना, अरे भाई रुक जाते 1-2 दिन, क्या हो गया। हम दिल से तो नहीं चाहते पर हम कहते तो ज़रूर है ना ऐसा। तो वो कहते यहाँ पे वो पति बोलता है कि भाई हम तुमसे रुकने का आग्रह करते हैं। ये सारा का सारा विचार जो है अभी तक पति के मन में चल रहा है। ठीक है, वो कहता है कि तुम जाते, मैं ट्रेन तक तुम्हें छोड़ने जाता, और तुम जाते तो मैं तुमसे रुकने के लिए कहता, आग्रह करता, अर्थात तुमसे विनती करता कि तुम रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। मैं तुमसे कहूंगा जरूर कि तुम 1-2 दिन रुक जाओ, परंतु तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अर्थात वो बता रहा है कि भाई अतिथि दूसरे दिन चला जाता है। यहाँ पे यही तो महत्व बताया गया है कि भाई एक दिन तुम आओ, हमने तुम्हारी चाकरी कर लिया, दूसरे दिन तुम रवाना हो जाओ, परंतु यहाँ तो अतिथि रुक गया। तो अब ये व्यंग्यात्मक शैली में ही बताते जा रहे हैं बार बार कि भाई अब मैं तुमसे आग्रह भी करता हूँ, परंतु तुम जो है तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम तो एक अच्छे अतिथि, और अच्छे अतिथि का क्या अर्थ होता है कि वो दूसरे ही दिन निकल जाते हैं, परंतु तुम तो क्या हो गए हो, यहीं पे रुक गए हो। पर ऐसा नहीं हुआ, अर्थात ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने ऐसा सोचा जरूर था कि तुम अगले दिन चले जाओगे, मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँगा और मेरी मेहमान नवाजी की छाप जो है तुम अपने मन में लेके चले जाओगे, परंतु ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। मतलब इनको उम्मीद थी कि अगले दिन चला जाएगा, परंतु ये तो अतिथि आराम से उठे हैं और उसकी चाकरी में फिर से मियाँ बीवी लग चुके हैं। हमने अपनी पीड़ा पी ली, अर्थात सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर इनकी ठीक होती तो तुम 10 दिन क्या महीने भी रुक जाओ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इतना बिल्कुल फर्क तो नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता। एटलीस्ट अब वो कहाँ वो कांपे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी खराब है और अतिथि के साथ हम जो है गलत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी भी नाक है। हम कैसे कर देंगे ऐसा कि हमने अतिथि का जो है आदर सत्कार नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। दूसरे दिन भी हमने अपनी पीड़ा को पी लिया। एक तो तुम अचानक आ गए थे, बट वह मेरा पहले दिन ही कांप गया था। ठीक है, फिर भी मैंने सब कुछ किया ये सोच के कि तुम कल तो चले जाओगे, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन भी तुम यहाँ पे बैठे रहे और फिर भी हमने क्या किया, अपनी पीड़ा को पी लिया, मतलब अपने दुख को हमने जो है तुम्हारे सामने प्रस्तुत नहीं किया और प्रसन्नता अपने चेहरे पर बनाए रखे। स्वागत सत्कार कि जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अर्थात अब क्या हुआ कि उन्होंने एक रात पहले क्या किया था, उसको डिनर करा दिया। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ कि हमने फिर दोबारा से, मतलब हमने प्रसन्नता अपने चेहरे पर बनाए रखी। हमें लग रहा था कि आज आप चले जाओगे, परंतु आप तो नहीं गए। तो अब हमने क्या किया, दोपहर का जो भोजन था हमने उसे लंच की गरिमा दे दी। अर्थात अब यहाँ पे जो ये लंच है, ये क्या है, ये भी जो लंच है ये भी पैसे की बात कर रहा है कि अब हमने लंच में भी तुम्हें अच्छी चीज़ें दी। ठीक है, दोपहर का भोजन था, हमारे लिए तो सामान सादा खाना हम खा लेते, क्योंकि हमारे पैसे की भी वही बात है ना कि जिस तरीके का पैसा होगा घर में उसी तरीके का भोजन करोगे, परंतु मेहमान है तो हमने भोजन को लंच बना दिया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। ठीक है, अर्थात आज दूसरे दिन हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे को जो है एक अच्छा लंच कराया और फिर रात्रि में हमने तुम्हें जो है सिनेमा दिखाया, अर्थात हम तुम्हें पिक्चर तक दिखाने ले गए। यहाँ मेरे पास तुम्हारा एक वक्त का खर्चा उठाने के पैसे नहीं थे। ठीक है, मैं सोच रहा था, और उसके बाद भी मैंने क्या किया, दूसरे दिन भी तुमको अच्छा खाना खिलाया और तुम्हें बाहर घुमाने भी लेके गया, सिनेमा भी दिखाया, तुमको पिक्चर भी दिखाई। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। अर्थात दूसरे दिन ही वो सोच रहा था कि अब तो भाई आखिरी छोर है ये, इसके आगे नहीं कर पाएंगे अब हम कुछ, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई
का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए, अर्थात भाव भीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण। अब लेखक बताते हैं यहाँ पर जो पति है वो सोचता है कि भाई अब तो भाई यहाँ पे तुम्हारी भावों से भरी हुई, ठीक है, विदाई अब तुम्हारी हो जानी चाहिए दूसरे दिन, क्योंकि दूसरे दिन रात्रि को भी हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हें दोपहर को जो है लंच करवाया और तुम्हें सिनेमा भी दिखा दिया, अब अगले दिन तो तुम चले जाना, अब तो विदाई का क्षण आ ही जाना चाहिए। मतलब अभी एक से दूसरे दिन ही, पहले दिन की तो रात्रि को आया, ठीक है, शाम को आया तो उसका रात्रि का सब कुछ खाना पीना बहुत अच्छे से डिनर करा दिया, दूसरे दिन तो आपको खिलाया, लंच खिलाया और तुम्हें शाम को सिनेमा दिखाने ले गए, ठीक है। अब वो एक मतलब लगभग 1.5 दिन अभी हुआ है, इसी में जो है पति जो है घबरा चुका है। अब वो चाहता है कि अब भावभीनी विदाई तुम्हारी हो जानी चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना। मतलब भावभीनी, भावनाओं से भीगी हुई विदाई का क्या अर्थ होगा यहाँ पे कि हम बड़े ही सत्कार से तुम्हें विदा करेंगे, कि भाई बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए, ठीक है। हालांकि मन में कुछ भी चल रहा, पर ऊपर से जो शब्द बरसेंगे ना वो फूल के समान बरसेंगे। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, जब हमारी भावभीनी विदाई होती हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, परंतु हुआ क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आप गए नहीं और जो है हम आपको स्टेशन तक छोड़ने गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अभी जाना ही नहीं था। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, अब तीसरे दिन की सुबह आ चुकी है, ठीक है, 2 दिन उसको हो चुके हैं, अब तीसरे दिन की सुबह है। तीसरे दिन की सुबह अतिथि, बेशरम अतिथि क्या कहता है, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, अर्थात मेरे को धुले हुए कपड़े जो है धोबी को देने हैं, ठीक है। यह आघात अप्रत्याशित था। अब जैसे ही अतिथि ने कहा कि भाई मुझे कपड़े जो है धोबी को देने हैं, वैसे ही ये आघात था, अर्थात अब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी पीड़ा जो है, बहुत बड़ा चोट, बहुत बड़ा प्रहार जो है अतिथि ने उस पति पर मारा, ठीक है। अप्रत्याशित अर्थात जिसकी उम्मीद नहीं थी। अभी भी जो पति पत्नी है वो क्या सोच रहे थे कि अगली सुबह जो है चले जाएंगे, मतलब तीसरे दिन की जो सुबह आएगी उस दिन जो है अतिथि चला जाएगा, परंतु अतिथि ने उठते ही क्या कह दिया कि भाई मेरे को तो धोबी को कपड़े देने हैं। अब ये जो है एक चोट, एक तीर की तरह जो है पति पत्नी को लगा, और ये अप्रत्याशित था। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि अभी वो और रुकेगा, वो तो यही उम्मीद लगा रहे थे कि कल तो ये रवाना हो जाएगा, और इसकी चोट मार्मिक थी, सीधा जाके उनके मन को लगी थी ये चोट। मतलब ये जो बात उसने कही ना, ये सीधा जो है पति पत्नी के मन को जाके लगी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी। सामीप्य, सामीप्य की वेला, सामीप्य का अर्थात होता है पास आकर। वेला का अर्थ होगा समय। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सामीप्य मतलब तुम्हारे जाने की जो सीमा है वो तो है बढ़ती ही जा रही है। किस तरीके से बढ़ती जा रही है, एक रबड़ की तरह खिंचती जा रही है। इसका मुझे अनुमान ना था, अर्थात हमने ऐसी उम्मीद नहीं लगा रखी थी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि तुम्हारा जाना यहाँ से इतना मुश्किल हो जाएगा कि और तुम यहाँ पे जो है रुकते ही जा रहे हो, अर्थात रबड़ की तरह खिंचते ही जा रहा है तुम्हारा तो जाना यहाँ पे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। अब उसको एहसास होने लगा कि अतिथि को हम कहते हैं ना, अतिथि देव भव, अतिथि जो है हमारे लिए देवता समान है, पूजनीय समान है। तो अब उनको लगता है कि भाई अतिथि देवता समान तो नहीं होते, ये तो राक्षस बन चुका है। अब ये देवता कहाँ रहा, तीसरे दिन भी कह रहा है कि मेरे कपड़े जो है धोबी को देने हैं, तो ये तो देवता नहीं रहा, ये तो क्या बन चुका है, ये राक्षस बन चुका है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, अर्थात अब वो मानता है कि भाई अतिथि जो है, अतिथि देवता ही नहीं रहता हमेशा, अतिथि जो है राक्षस भी बन जाता है। अब ऐसे अतिथि ही राक्षस कहलाते हैं जो क्या करते हैं, किसी के घर तो बिन बुलाए आ जाते हैं और दिन पर दिन वहाँ पे रुकते चले जाते हैं, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। अब जो है अतिथि हमारे फिर बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री को दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अर्थात अतिथि कहता है कि भाई चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है लॉन्ड्री वाला। और फिर इस पे क्या हुआ, उसने बनियान पहन रखी थी, फिर औपचारिक कुर्ता मतलब फॉर्मल कुर्ता जो होता है वो उसने पहन लिया और निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। ठीक है, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। अब पत्नी ने प्रश्न कर लिया कि आप कहाँ चले। उसने बोला कि भाई लॉन्ड्री पे जा रहे हैं। अब लॉन्ड्री पे जा रहे हैं तो अब पत्नी समझ जाएगी कि भाई अभी तो मेहमान यहीं रहेंगे। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई।
मतलब जैसे चौंक जाते हैं ना, हम चौंकते हैं ऐसी आंखें बड़ी कर लेते हैं, तो ऐसे उसकी पत्नी की भी आंखें जो है अब बड़ी हो चुकी हैं। अब वो कह रही है कि भाई ये क्या कह रहे हो कि अभी लॉन्ड्री पे कपड़े देने जा रहे हो, तो इसका अर्थ क्या निकला कि अभी भाई हमारे जो अतिथि हैं वो अभी यहाँ पे और कुछ दिन रुकने वाले हैं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब मैं वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अर्थात लेखक बताते हैं, अर्थात पति बताता है कि भाई मेरी पत्नी की आंखें क्यों ही बड़ी हुई थी, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका कि भाई लॉन्ड्री में अगर हम कपड़े देने जा रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमारे अतिथि के जाने का कोई विचार नहीं है, वो अभी और दिन यहीं पे रुकेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी। आशंका निर्मूल नहीं थी अर्थात इसका मूल भी था। ठीक है, ये जो संदेह हो रहा था इनको कि ये चले जाएंगे परंतु ये नहीं गए, ये निर्मूल नहीं थी। अर्थात बेमतलब इसकी जो चिंता है वो नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अर्थात अब लॉन्ड्री पर जो कपड़े देकर आए थे वो कपड़े भी वापस आ चुके, परंतु अतिथि अभी भी यहीं पर ही विराजमान है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं, तुम यहीं हो। अर्थात हम जो बेडशीट होती है, ठीक है, अब तुम्हारी जो बेडशीट है वो भी चेंज हो चुकी है, परंतु अब तो तुम चलो, मतलब हर एक चीज उसको बताई जा रही है, दिखाए बोल कोई नहीं रहा मुंह से, परंतु उसको जताई जा रही है कि अब तो हमने चदरा भी बदल दिया, अब निकल जाओ तुम यहाँ से, परंतु वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। अब अतिथि जब घर में आते हैं तो हम एक होते हैं ना कि एक फॉर्मल स्माइल सबके सामने रखते रहते हैं कि हाँ जी अतिथि हमारे घर पधारे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, तो वो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे बन रहती है, परंतु अब वो मुस्कुराहट भी फीकी पड़ती जा रही है। अब हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आ रही है। हमारे साथ बैठकर बात करना तो बहुत दूर की बात है, अब हमें तुम आफत से लगने लगे हो, तो अब हमारे चेहरे पर वो जो है मुस्कुराहट भी नहीं आ रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, अर्थात जब वे आए थे तब क्या हुआ था, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे फूट पड़े थे, मतलब ठहाके मार के हंसना हो गया। ठीक है, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। मतलब कल जिस दिन पहले दिन तुम आए थे ना, तब तो हम ठहाके मार के हंस रहे थे, तुम्हारे साथ हंसी मजाक चल रहा था, मतलब बातचीत बहुत अच्छे चल रही, परंतु अब वो जो है वही कमरे में जो है क्या है, एक सूनापन सा दिखाई दे रहा है, अब वो ठहाके नहीं है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अर्थात अभी क्या हो गया है, पहले तो हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, ठीक है, बातचीत की उछलती हुई गेंद उछलती है ना जिस तरीके से, तो ऐसे ही बातचीत भी हमारी एक के बाद एक बातचीत निकलती जा रही थी, बातचीत हम करते जा रहे, परंतु अब क्या है, अब जो है क्या है, जो वही बातचीत की जो गेंद है अब वो कहाँ है, जाती है, टप्पा खाती है और वापस जो है सेंटर में आ जाती है खामोशी से। वो अब उसमें वो चंचलता नहीं है, अर्थात क्योंकि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अब जो बातचीत की जो गेंद थी वो भी शांत हो चुकी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, अर्थात बातचीत जो हम करते थे ना, कभी तुमने शुरू कर दी कभी मैंने शुरू कर दी, परंतु अब क्या हो गया, अब ये बातचीत ना तो तुम कर पा रहे हो ना ही मैं कर पा रहा हूँ, हम दोनों ही जो है चुप बैठे हैं। तो अब कमरे में जहाँ ठहाके की गूंज आती थी, अब जो है हम लोग बिल्कुल मौन बैठे हैं, चुप बैठे हैं, ना तो आप बात करने का प्रयास कर रहे हो ना मैं बात कर रही हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो, शब्दों का लेन देन मिट गया है। अर्थात अब क्या है, लेखक बताते हैं कि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। जब हम जैसे आज के समय में क्या होता है, कोई सामने बैठा है और हमने फ़ोन चला लिया, हम फ़ोन क्यों चलाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, हमारा उससे बात करने का मन नहीं लग रहा, ठीक है, हमारा अपना ध्यान अपने फ़ोन में है। तो ऐसे ही लेखक ने क्या किया है, अपना उपन्यास बैठकर पढ़ रहे हैं और जो अतिथि है वो क्या कर रहा है, फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। मतलब मैं उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे को तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, परंतु तुम भी अपने बड़े आराम से जो है पत्रिका पढ़ रहे हो, ठीक है, जाने का नाम नहीं ले रहे हो। अब शब्दों का लेन देन मिट गया, अब कोई भी शब्द जो है, कोई भी बातचीत हमारे बीच में नहीं हो रही है। चर्चा के विषय चुक गए, अर्थात चर्चा के जो विषय कई बार होते हैं ना, कुछ आदमी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एक के बाद एक बातें निकलती रहती है, जैसे राजनीति पर कुछ अच्छी खासी बातें जो है सबने अपने अपने विचार जो है वहाँ पे प्रस्तुत कर दिए, उसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया, परंतु अब क्या है, अब चर्चा का विषय ही नहीं रह गया कोई, ठीक है। एक बात होती है, एक आपने बात कह दी, दूसरे ने बात सुन ली, उसके ऊपर आप बातों को आगे बढ़ा नहीं रहे हो, मतलब चर्चा चलती नहीं जा रही है, उसके बाद बातचीत चलती नहीं जा रही है। तो ऐसे ही अब जो है हमारे सारे विषय जो है वो चुक चुके हैं, अब हमारे पास कोई विषय नहीं रह गया बातचीत करने का। क्यों? क्योंकि पहले हमने क्या कर लिया है, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी,
तबादले, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजक, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अर्थात अब देखो यहाँ पे परिवार है, ठीक है, परिवार नियोजक, अर्थात हमने अपने जो है अपने सारे के सारे परिवार, बच्चों, अपनी नौकरी के बारे में, फिल्मों के बारे में, राजनीति, रिश्तेदारों के बारे में बातचीत करी। तबादले के बारे में अर्थात ट्रांसफ़र, ठीक है, तबादला करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे नौकरी के लिए चले जाते तो उस तरीके के तबादले की बात की। पुराने दोस्तों की, परिवारों की, नियोजकों की, मतलब संबंधों की, ठीक है, महंगाई की, कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, इसके विषय में हमने बातें की। हमने साहित्य की बात की, साहित्य मतलब लिटरेचर, हिंदी साहित्य की बात कर लो, अंग्रेजी साहित्य की बात कर लो, इंग्लिश लिटरेचर की, तो वो बातें भी हमने कर ली। और यहाँ तक की, ठीक है, अब पुराने समय में क्या है, जवानी का समय इन्होंने भी देखा ही होगा, ठीक है, तो वो बताते हैं कि यहाँ तक कि हमने अब आंख मार मार कर हमारी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब आंख मार मार कर क्या है, देखो आजकल तो ये ऐसा समय नहीं रह गया कि कोई आंख मार के बातें करता है, ठीक है। अब हाँ, पर इतना जरूर होता है कि सामने अगर आप 3-4 लोग खड़े हो और आपके मुंह से कोई बात निकल जाए, दूसरा आपको इशारा करता है, मतलब आंख मार के कि नहीं चुप रहे, इस तरीके की बात नहीं करनी है तेरे को, मतलब ये वाली बात नहीं करनी, तो इस तरीके की यहाँ पे आंख मारकर, मतलब घर के अंदर सभी हैं, तो यहाँ पर अगर जो पति है और जो अतिथि है वो दोनों अगर पुरानी प्रेमिकाओं की बात करें तो आंख मार मार कर बात करें, और जिक्र भी उन्होंने कर लिया। अब एक चुप्पी है, अर्थात मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी हमने जो है धीरे धीरे छुप छुप के आंखें मार मार कर जो है एक दूसरे से घर में ही बातें कर ली है, परंतु अब हमारे पीछे खामोशी सी छा गई है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का अर्थ है दोस्ती, ठीक है, प्रेम, स्नेह, जो हमारे बीच अभी ये सब दोस्ती, प्रेम या स्नेह, ये सब जो हमारे बीच पनपा हुआ था, जो चीज़ें थी, ये शनै शनै अर्थात धीरे धीरे जो है बोरियत में रूपांतरित अर्थात बदलती जा रही है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। अब जो हमारे बीच में जो भावनाएं थी, जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो भावनाएं अब क्या है, अब गाली में प्रतीत हो जा रही, क्योंकि जो हमारा अतिथि देवता था वो अब राक्षस का रूप ले लिया है। पर तुम जा नहीं रहे भाई, चले जाओ, अब तो मैं गालियों पर भी उतर आऊंगा। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। अर्थात अब लेखक कहते हैं कि ऐसे कौन सा अदृश्य चीज या गोंद मतलब फेविकॉल, कुछ चिपकाने वाली चीज, ठीक है, ऐसा क्या तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ पर चिपक गया कि तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मैं इस भेद को सह परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। अब लेखक बताते हैं कि भाई मैं अर्थात जो पति है यहाँ पे पात्र में, तो ये बताते हैं कि भाई मैं तुम्हारे इस जो है स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ है ये, ठीक है, मेरा पूरा परिवार नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्या अदृश्य गोंद, अदृश्य मतलब जो दिख नहीं रहा है, ऐसा कौन सा फेविकॉल है जो मुझे दिख नहीं रहा है, जो तुम्हें यहाँ पे चिपकाया हुआ है। और ये मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम जा ही नहीं रहे हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे। अब मन में बार बार जो है यही प्रश्न आ रहा है। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये, टिकेंगे। अब टिकेंगे शब्द भी तो नकारात्मक ही हो गया। अब पत्नी जहाँ पर जो है पहले दिन जब आए थे बड़े मुस्कुराहट से उसको सत्कार किया था, उसको नमस्ते किया था, परंतु अब पत्नी के शब्द देखो कैसे कह रही हूँ कि कब तक टिकेंगे, ठीक है, मतलब रुकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। अब कंधे उचका दिया मतलब भाई मुझे नहीं पता क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी बनाओ। अर्थात पति ने जवाब दे दिया कि भाई बना लो ये, ठीक है। और पत्नी ने कहा आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहे, क्योंकि भाई पत्नी भी काम कर करके थक गई और फिर बटुआ भी जो है एक लिमिट तक की तो हम खुला रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब सत्कार अब और दूसरी चीज़ कि भाई अब जो ये हमारे जो मेहमान बैठे हैं ना, ये अतिथि जो जा नहीं रहे हैं, इनका भी हम सत्कार आखिर कब तक करेंगे। तो अब बहुत हो गया, अब मैं जो है सादी सी खिचड़ी बना रही हूँ और हल्की भी रहेगी। तो पति कह देता है कि भाई बना लो, अब मैं क्या कह सकता हूँ। ना तो मुझे उसके जाने का पता, ना तो वो पत्नी को कुछ कह सकता है, ना ही वो अपने अतिथि को कुछ कह सकता है, क्योंकि अब जो पति है वो बेचारा फंस भी चुका है, ठीक है। पत्नी भी कहीं ना कहीं उसे टोंट तो मारेगी नहीं कि भाई कैसे गेस्ट आ गए हैं तुम्हारे यहाँ पे, भगाओ इसको यहाँ से, ठीक है, कब तक इसकी जो है सेवा वो करती रहेगी। तो पति भी खिचड़ी वाली बात को मान जाता है, ठीक है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार की ऊष्मा अर्थात पहले कहा हमने आपको डिनर कराया, ठीक है, हमने पहले आपको डिनर कराया था और लंच कराया था, ठीक है। जब हम खाने वाले क्या हो गए, सादा खाना, हमने डिनर कराया आपको और लंच कराया, और इन दोनों में हमने क्या किया, हमने खूब पैसा लगाया।
आपको अच्छा रायता बनाया, 2-2 3-3 सब्जियां बना के खिलाई, ठीक है। तो अब ये जो आपके प्रति हमारा सत्कार था, ये अब हमारा खत्म हो चुका है भाई। अब हम आपका सत्कार नहीं करेंगे। अब हम आपको क्या खिलाने वाले हैं? खिचड़ी, बिल्कुल सस्ती बनी हुई एक खिचड़ी हम आपको खिलाएंगे। अर्थात सत्कार की हमारी जो ऊष्मा थी, ठीक है, सत्कार जो था हमारा आपके प्रति, वो जो है अब हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम जो है तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकते। ऊष्मा समाप्त हो जाना अर्थात जो है जो नर्मता थी, अर्थात जो गर्मपन था हमारा आपके प्रति कि आपके लिए ये सब कुछ करना है, तो एक गर्म पानी जैसे उबलता है ना, ऐसे ही सत्कार की ऊष्मा थी जो उबल रही थी कि भाई हमें अतिथि के लिए बहुत कुछ करना है, तो अब वो मेरे अंदर से समाप्त हो चुकी है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए, अर्थात हमने डिनर से शुरुआत की थी, अब हम खिचड़ी पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसा ही सत्कार आपको मिलेगा। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गले लगाकर रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास पर तक जाना होगा। अर्थात अभी देखो, मैंने तुम्हें डिनर कराया, तुम्हें लंच कराया, अब तुम्हें मैं खिचड़ी खिला रही हूँ, ठीक है, परंतु अभी भी अगर तुमने बिस्तर को गले लगाकर रखा, ठीक है, अर्थात अपने बिस्तर को अगर तुमने अभी भी गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ता है। अब उपवास क्या होता है भाई? अब हम जो है व्रत पर पहुंच जाएंगे। क्यों? अगर अभी भी तुमने अपना बोरिया बिस्तरा नहीं बांधा गोलाकार, अर्थात जब हम कहीं जाते हैं ना तो अपने बिस्तरे वगैरह को गोल 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 बना के, मतलब उसे पैक करके रख देते हैं ना, जिस तरीके से उसको पैक किया जाता है, तो उसके गोलाकार रूप की बात करें कि अब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो। अगर तुम नहीं गए तो अभी तो हम खिचड़ी पे भी आए हैं, तो फिर हम जो है व्रत पर आ जाएंगे और हम उपवास रख लेंगे और हम भी खाना नहीं खाएंगे और तुम्हें भी खाना नहीं खिलाएंगे और हम नाम कर देंगे किसका? कि हमने तुझे उपवास रखा है। तुम्हारे मेरे संबंध का संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण के दौर अर्थात बीमारी, स्थिति में बदलाव आ जाना, अर्थात क्या हुआ है कि अब संक्रमण अर्थात रिश्तों में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ जाने का मतलब दूरियां आ जाना, ठीक है। तो अब जो है तुम्हारे हमारे जो संबंध अच्छे थे ना, अब वो संबंध जो है वो खराब हो चुके हैं। अब ये संक्रमण का अर्थात बीमारी का, दूरी का जो है अब दौर जो है अब उस दौर से हम जो है अब गुजर रहे हैं। ये दौर अब हमारे बीच शुरू हो गया है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, अर्थात अब तुम्हारे जाने की अंतिम सीमा हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लगा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब लेखक ने बड़ी समझदारी से, अब थोड़ा से शांतिपूर्वक वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहमान नवाजी करवाना मतलब कोई आपकी इतनी चाकरी करे, आप बस बैठ के खाओ, तो इससे अच्छा तो हमें चाहिए ही क्या। और दूसरों के घर जाके ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसी ही मेहमान नवाजी होती है, क्योंकि हमारा घर नहीं है जो हम काम करेंगे, हम तो मेहमान हैं, तो हम मेहमान नवाजी कराएंगे और आ जाएंगे। परंतु तुम्हें अच्छा तो लग रहा है, परंतु ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि हम जो है दूसरों के घर ही जाकर रहते रहें, क्योंकि हमारे ना तो खर्चा हो रहा है, ना हमारे घर का खर्चा, ना कुछ खर्चा, हम तो भाई जाके मेहमानों की तरह बस गए। तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि आप हमेशा किसी के घर जाके रह सकते हो। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, अर्थात क्यों? अपने घर की महत्ता, हम अपने घर की महत्ता, हम अपने घर का जो महत्व है, उसकी जो महत्वता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हम क्यों गीत गाते हैं? वो इसलिए तो गाते हैं कि दूसरे के घर बस एक लिमिट तक ही रह जाता है, हमें रहना तो सुकून तो हमें अपने घर में ही मिलता है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम, तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है, ठीक है, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा ही जो है मेहमान बनकर किसी के घर चले जाएं। अब जो स्वीट होम रह गया है मेरा, वो स्वीट होम क्या है? मैं अब मेरे घर की इंपॉर्टेंस को समझता हूँ, उसकी महत्ता को समझता हूँ, ठीक है। अब हमें भी अपने घर जाके अच्छा लगता है। अब स्कूल का बच्चा है, अगर स्कूल से छुट्टी होगी तभी तो वो घर जाएगा, और बच्चे को क्या लगता है कि स्कूल से मैं जल्दी से घर भागूँ। हम काम करने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जल्दी से घर जाके रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। परंतु अगर मेरे घर में एक देवता, जैसे देवता जिसको हम मानते हैं अतिथि को, अगर वो अतिथि राक्षस बन के मेरे घर में ही विराजमान हो जाएगा, तो मेरे घर की जो स्वीटनेस है वो तो खत्म ही हो जाएगी ना। तो मेरे घर की जो स्वीटनेस है उसको बनाए रखना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। वो हम किसी को ऐसे काटने नहीं देंगे। अब यहाँ पे कहा गया ना कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि दूसरे लोगों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, अर्थात ऐसे जो अतिथि हैं वो दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटे ना, इस तरीके से आके बसे ना, राक्षस ना बने, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ही आराम से लेखक बताते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, तुम्हें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय,
कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है, मतलब ये अपनी शराफत की बात करें, मतलब हमारे अंदर इतनी शराफत है तो इसका तुम नाजायज फायदा उठाओगे क्या। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब वो कहता है कि तुम हमारी शराफत का बहुत फायदा उठा चुके हो, और गेट आउट भी एक शब्द है, पूरा एक वाक्य है मतलब, ठीक है। और अगर हम ये बोल दे तो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी, कितनी बेइज्जती होगी। तो शराफत का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, और आराम से हमारी स्वीटनेस को भंग मत करो, और मेरे स्वीट होम को स्वीट होम ही रहने दो, और यहाँ पे मेरी स्वीटनेस को भंग किए बिना, काटे बिना यहाँ से शराफत से चले जाओ। नहीं तो क्या, अभी तो हमने बातचीत बंद करी है, तुमको डिनर लंच से मैं खिचड़ी पर ले आया हूँ, कल मैं तुम्हें भूखा भी रख सकता हूँ उपवास के नाम से, ठीक है। और मैं गेट आउट भी बोलूँ इससे पहले कि जो है मेरी शराफत जो है मेरा पीछा छोड़े, इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ। अपने घर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अर्थात अब लेखक क्या बताते हैं कि भाई घर्राटों से, अर्थात किसके घर्राटे हैं यहाँ पे, गुंजायमान अर्थात गूंजती हुई, अतिथि के घर्राटों की बात करते हैं कि भाई जो तुम्हारे घराटों से जो है एक और रात अब यहाँ पे गुजर चुकी है। अब जो किरण जो निकलेगी, अब ये 5वां दिन होगा, ठीक है। आशा हम यही करते हैं आज भी कि तुम जो है यहाँ से चले जाओगे अब आज के दिन। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। अर्थात 5वें दिन की जब सूर्य की किरणें तुम पर पड़ेगी तो तुम जो है ये मान लोगे कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और तुम लौटने की तैयारी करोगे। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सीमा होगी, अर्थात मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सीमा होगी, अर्थात मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा अब तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें उपवास अर्थात भूखा भी रख सकता हूँ, तुम्हें गेट आउट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे घर के जो स्वीटनेस है उसको भंग कर दिया। मेरा बटवा जो है खाली हो चुका है, अब मैं तुम्हारा ज़्यादा सत्कार नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया, अब मैं और नहीं सह सकता, अब बस हो गया। तो ये मेरे जो है सहनशीलता की अंतिम सीमा होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, मतलब मैं अब खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। देखो आर्थिक स्थिति नाम की भी एक चीज़ होती है जो उसकी खराब है बिल्कुल, और वो फिर भी जो है उसका सत्कार करे जा रहा है। सत्कार करने का ये मतलब नहीं है कि भाई मैं अपने आप को कंकाल बना लूँ, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई अब मैं नहीं सहन कर सकता। और दूसरी चीज़, भाई हम घर के अंदर इतना ज़्यादा किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेहमान को तो बिल्कुल भी नहीं, जो बस बैठ के खा रहा है, ठीक है। तो हमें कोई मेहमान नहीं चाहिए। तो अब आप यहाँ से चले जाओ, तो अब मैं खड़ा नहीं रह सकूँगा, मैं लड़खड़ा जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। अर्थात देखो बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि भाई मैं मान लिया कि हमारा जो अतिथि है वो तो देवता है, परंतु मैं तो मनुष्य हूँ ना, मैं तुम्हारी तरह देवता तो नहीं हूँ कि तुम्हारी चाकरी करता रहूँगा, तुम्हारी सारी की सारी बातें मैं मानता रहूँगा। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, अर्थात देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। कैसे, देखो उदाहरण है आपके पास, हम मंदिर में जाते हो, दर्शन करके वापस आ जाते हो ना, तो हम भगवान के बिल्कुल सामने तो बैठे नहीं रहते ना मंदिर के अंदर, ठीक है। तो एक समय होता है कि हम मंदिर में जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं, तो ज़्यादा समय तक भी हम जो है ईश्वर के साथ नहीं बैठ सकते। तो ये वो बताने का क्या उनका उद्देश्य है, यही है कि भाई देखो तुम देवता हो और मैं मनुष्य हूँ, तो हम दोनों को ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहना चाहिए। अगर हम साथ रहेंगे तो हमारे बीच मनमुटाव बढ़ जाएंगे, और मैं अब और तो सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए अब तुम यहाँ से निकलते बनो। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अर्थात तुम्हारे अंदर जो वो देवता की प्रवृत्ति जो तुम्हें अभी इस वक्त मिल चुकी है कि तुम अतिथि हो, तुम देवता हो, तो अगर तुम अब यहाँ से नहीं लौटोगे तो तुम्हारा देवव्रत जो है वो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे को जो हमने देवता की पद्धति दे रखी है, तुमको जो हम देवता समझ रहे हैं, ये सब अब तुम संभाल के नहीं रख पाओगे, तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे अब इस देवता के अंदर, ठीक है। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरने उसके पूर्व तुम यहाँ से लौट जाओ। अर्थात इससे पहले कि मनुष्य अपनी वाली पे उतर आए, अर्थात अपना असली रंग वो मनुष्य जो है अपना रौद्र रूप तुम्हें दिखाते। अभी तो तुमने मेहमान नवाजी देखी है, मेरा गुस्से वाला चेहरा भी अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि देवता को देवता समझ के हमने बहुत सत्कार कर लिया, परंतु उससे ज़्यादा अब हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इससे पहले कि मैं अब अपनी पे उतर आऊँ, तुम यहाँ से लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। और अंततः हमें पता चलता है कि अतिथि यहाँ से गई ही नहीं है। पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है, 5वें दिन की सुबह की बात बताई गई है, ठीक है। और जो पति है वो अभी तक यही सोच रहा है कि अतिथि कब जाएगा, और वो सब कुछ बता देता है कि भाई अब तुम्हारा देवता रूप समाप्त हो जाएगा, मैं भी मनुष्य का रौद्र रूप तुम्हें दिखा दूंगा। और यहाँ पे वो परेशानी से उफ शब्द कहा गया है ना, तो ये अपनी परेशानी, पति की जो परेशानी है वो यहाँ पे साफ रूप से जागृत हो रही है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अभी तक अतिथि के जाने का कोई भी उसको आसार नजर नहीं आ रहे हैं।